कैसे हैं विद्यार्थियों? उम्मीद है ठीक होंगे। क्लास 10th के एसएसटी सब्जेक्ट का कुछ टॉपिक वाइज रिवीजन हम करा रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जिनके एग्जामिनेशन में आने की पूरे संभावनाएं हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम जो है डिस्कशन कर रहे हैं और उनको यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। अगर जो आपके पढ़ने में भी कोई टॉपिक आपको टफ लग रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से या हमें व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से उन टॉपिक को हमें करें या हमें मैसेज करें। फिर मैं उन टॉपिक पे आपको वीडियो बना के और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। उसी कड़ी में मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने लेके आया हूँ जिसको आप समझेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ टॉपिक जहाँ तक कंप्लीट किया था उसके आगे के कुछ आज महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको हम देखेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम जब ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा के संबंध में हमने आपको बता रखा है ऊर्जा क्या होता है। किसी भी कार्य के संचालन के लिए जो आवश्यक चीज होती है वो ऊर्जा होती है। कोई भी कार्य बिना ऊर्जा के नहीं संपन्न हो सकता है। ठीक, हमारे अंदर जो कार्य करने की क्षमता है वो एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा के माध्यम से ही हमारी जो कार्य करने की क्षमता है उसे मापा जाता है। विज्ञान में भी ऊर्जा का मात्रक सभी लोगों ने पढ़ा है, जूल है। ठीक, तो उसी प्रकार से हमारे जब हम भौतिक जगत में यानी भौतिक रूप से जब ऊर्जा को समझते हैं या पढ़ते हैं तो उसे दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक परंपरागत ऊर्जा और एक गैर परंपरागत ऊर्जा। तो हम यहाँ पे परंपरागत ऊर्जा के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। परंपरागत ऊर्जा आपके एसएसटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। परंपरागत ऊर्जा का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा संसाधन जिनका हम अपने सामाजिक जीवन में माने लगातार प्रयोग करते रहते हैं। जैसे वो एक परंपरा सी बनी हुई है, लगातार उसका हम प्रयोग करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊर्जा संसाधन लगातार बने रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे ना, वो खत्म होंगे, लेकिन हम परंपरागत रूप से उन्हीं के बारे में जानते हैं, इसलिए उसे परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। अब वो क्या है? वो जैसे हो गया लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, गैस, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे परंपरागत ऊर्जा कहलाते हैं। ठीक, अब ये परंपरागत ऊर्जा जो है, जैसे कोयले का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है, पेट्रोलियम का उपयोग जो है वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, लकड़ी का उपयोग भी इस समय सबसे ज्यादा ठंडी में इसका उपयोग होता है। इसको जलाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। गांव देहात में भी आज भी बहुत सारे घरों में लकड़ी का एक ईंधन के रूप में उपयोग होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या है? जो पेट्रोलियम है वो भी परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये जो है इस ईंधन के माध्यम से, इस ऊर्जा के माध्यम से हम अपने यातायात के जितने भी साधन हैं इनका संचालन इस पेट्रोलियम ऊर्जा से होता है, इस पेट्रोलियम ईंधन से होता है। ठीक, उसके बाद बिजली हुआ। बिजली का भी उपयोग जो है, जो कोल ऊर्जा से, जो कोयले से चलने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जो कोयले से चलने वाले हैं, ये भी परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत ही आएंगे। तो जब हम परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो संसाधन हैं वो लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, और उसके बाद ये जो संसाधन हैं ये परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। अब जब हम बात करेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की, तो जब हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इस प्रकार के जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं जो सदा बने रहेंगे, जो जिनके समाप्त होने की संभावना बहुत कम है या है ही नहीं, इस प्रकार के ऊर्जा संसाधनों को हम परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया। अब सौर ऊर्जा कैसे काम करती है ये आप देखे हैं। सौर ऊर्जा बड़े बड़े जो है सिलिकॉन की प्लेट होती है, बड़ी बड़ी प्लेटें लगी होती हैं और इन प्लेटों के माध्यम से जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं
वो इन प्लेटों पे पड़ती हैं और इसके अंदर सिलिकॉन की पतली पतली चिप होती है जो है जब हीट इस पे आती है तो हीट को ये एनर्जी में ट्रांसमिट कर देती है और ट्रांसमिट करके नीचे रखे हुए बैटरी पावर बैंक में वो एब्जॉर्ब कर देती है और वो एनर्जी फिर थ्रू टू वायर जो तार के माध्यम से हमारे घरों में बिजली के रूप में वो संचालित होती है। इस प्रकार सोलर पावर सिस्टम काम करता है। सोलर पावर सिस्टम जो है ये क्या है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। उसके बाद पवन ऊर्जा भी यही काम करती है, जो बड़ी बड़ी पवन चक्कियां आपने देखी होंगी, ठीक, जो कुछ इस प्रकार से होती हैं, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से होती हैं, ये पवन चक्कियां होती हैं, ये चलती हैं, इनके राउंड से घूमने से ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिक के माध्यम से अपने घरों में प्राप्त करते हैं। ठीक, ये हो गया, ये पवन ऊर्जा हो गया। ये क्या हो गया, ये पवन ऊर्जा हो गया, ये पवन ऊर्जा हो गया। अब उसके बाद क्या है, पवन ऊर्जा के बाद हम देखेंगे जल। अब जल से क्या है, जल क्या है, हम जल विद्युत परियोजना, जितनी भी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं, जो जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं, ये क्या है, ये नदियों पे ही बनाई जाती हैं और ये इसमें जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो नदियों का तीव्र प्रवाह है। जो नदियों में बहता हुआ तीव्र जल है वो इस ऊर्जा का मुख्य कारक है। अब उसको हम यहां समझेंगे। देखिए, अब यहां पे जब हम जल का बात करते हैं तो जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं, जल विद्युत परियोजनाएं जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं। वह नदी के, ये नदी है तो नदी के बगल में वहां पे इस पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है, नदी के पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है। तो ये जो पानी है ये रिजर्व वायर होता है, ठीक, जल संरक्षित होता है, रिजर्व वायर होता है। पहले यहां पानी को इकट्ठा कर लिए, अब पानी को इकट्ठा करने के बाद फिर यहां बड़ा सा डैम बना दिया जाता है, यहां बड़ा सा डैम बना दिया जाता है और ये डैम जो है, ये बड़ा सा डैम बनाया जाता है और इन डैम के माध्यम से जो ये पानी होता है नदी का, इसे जो है छोड़ा जाता है, इस पानी को यहां से फिर छोड़ा जाता है और ये डैम के माध्यम से ये पानी जब छूटता है, जो छूटता है तो नीचे क्या है, नीचे टरबाइंस लगा दी गई हैं। नीचे क्या है, ये टरबाइंस लगा दी गई हैं। ये टरबाइन क्या होती है, जब तेजी से ये पानी इस पे गिरता है तो ये टरबाइन क्या होती है, ये टरबाइन घूमने लगती है, ये टरबाइन घूमने लगती है और टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी और ये इलेक्ट्रिक करंट जो है जब जनरेट हो जाती है तो उसको इसके बगल में स्थित पावर स्टेशन में उस करंट को जो है उस बिजली को वहां पे धारण किया जाता है और धारण करने के बाद फिर बड़े बड़े पावर प्लांट के माध्यम से जो है जो इलेक्ट्रिक को ट्रांसमिट करने के लिए जो बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, उन टावर के माध्यम से फिर इस बिजली को दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा जाता है। फिर वहां एक बड़ा सा पावर स्टेशन होगा, फिर वहां से उस स्टेशन के माध्यम से ये जो बिजली के खंभे हैं, बड़े बड़े 11,000 वोल्ट के जो तार लगे होते हैं, फिर इन तारों के माध्यम से ट्रांसमिट होके बिजली हमारे घरों में, हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में इस तरीके से बिजली का ट्रांसमिशन होता है। तो ये कहां से हुआ, ये जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से हुआ। ये जल विद्युत परियोजना क्या है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, बायोगैस। अब बायोगैस के बारे में जब हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो हम यहां एक चीज ध्यान देंगे, बायोगैस के बारे में जब हम एक चीज यहां पढ़ेंगे तो हम यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान देते हैं। देखिए ये कैसे काम करता है। अब बायोगैस का जो सिस्टम होता है, देखिए अब बायोगैस क्या है। जब आपने अपने गांव के आसपास एक चीज देखा होगा कि गोबर गैस का प्लांट बनाया जाता है। अब ये गोबर गैस का प्लांट किस तरीके से काम करता है आप लोग जानते हैं। वहां आप लोगों ने देखा होगा कि एक जैसे घर में शौचालय जब बनता है तो उसके लिए एक टंकी बनाई जाती है।
एक टंकी बनाई जाती है, जो टंकी अंडरग्राउंड होती है, और उसमें जो है उसका कंपोजिट उसी में रहता है, उसका कंपोजिट उसी में रहता है। उसी प्रकार गांव में घरों के बाहर एक 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 जो है सीमेंटेड टैंक बनाया जाता है, और उस टैंक के अंतर्गत आसपास के जो भी गोबर होता है, गाय से प्राप्त जो गोबर होता है, उस गोबर को उसमें डालते हैं, और फिर उस गोबर को एकदम से पैक कर देते हैं, और बीच बीच में उसको थोड़ा मथते हैं, और वो गोबर जब सड़ता है तो उसके सड़ने से उसके अंदर गैस प्राप्त होती है, गैस प्राप्त जो मीथेन गैस रहती है, और इसी गैस का उपयोग जो है बायोगैस के रूप में किया जाता है। तो ये क्या, ये एक जैव ईंधन है। इसी प्रकार जब जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष या गांव में हमारे जो कृषि उत्पाद होते हैं उनके सड़ने गलने से भी बायोगैस प्राप्त की जाती है। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त एक संसाधन है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सुलभतम और पर्यावरण के दृष्टिकोण से सबसे सुरक्षित गैस मानी जाती है। इसका भी उपयोग प्राकृतिक रूप से किया जाता है, और यह हमारे वातावरण में सदा बनी रहने वाली गैस है। यह भी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे। ज्वार के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जब समुद्र का पानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब वो पानी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जब समाप्त हो जाता है, किसका, चंद्रमा का, तो वो पानी सागर तल से नीचे जाता है, जिस प्रक्रिया को भाटा कहते हैं। तो ज्वार और भाटा की ये जो प्रक्रिया होती है, इसी के अंतर्गत जो जल के ऊपर उठने की प्रक्रिया हुई, उठने की जो प्रक्रिया होती है, और फिर उसके तेजी से नीचे जाने की प्रक्रिया होती है, इसी से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब जैसे जब जल समुद्र का जो सामान्य तल होता है, जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के फलस्वरूप जो समुद्र का सामान्य तल होता है, उसके तल से जो जल है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो ऊपर के जिन क्षेत्रों में जब आता है तो वहां जल को रोक लिया जाता है, और फिर उसे जो है ऊंचाई से नीचे छोड़ते हैं, और फिर टरबाइंस के ऊपर उसके फ्लो होने से, उसके तेजी से आने से इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। सेम वही प्रक्रिया होती है जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट में होती है। ठीक, तो इस तरीके से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त किया जाती है। अब भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें पृथ्वी के आंतरिक विज्ञान को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, आप यहां ध्यान देंगे, ये हमारी पृथ्वी की परत है, ये पृथ्वी की परत है, ये पृथ्वी की ऊपरी परत है। अब पृथ्वी के ऊपरी परत के नीचे सबको पता है क्या है, पृथ्वी के ऊपरी परत के नीचे सबको पता है मैग्मा है। ये क्या है, ये मैग्मा है, ये जो है ये सब क्या है, मैग्मा है। अच्छा, ये मैग्मा क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दबाव के चलते जो पृथ्वी के अंदर जो भी पदार्थ है वो अत्यधिक तापमान के चलते तरल अवस्था में बदल गया है। अब तरल का मतलब ये नहीं कि वो एकदम पानी हो गया है, तरल का मतलब ये होगा कि जो भी ठोस अवशिष्ट हैं वहां पे, वो सारे के सारे अत्यधिक तापमान के चलते पिघल से गए हैं। और जब कोई चीज गर्म होगी तो आपको पता है स्वाभाविक रूप से सबसे पहले क्या निकलती है, भाप निकलती है या गैस निकलती है। तो वही गैस और भाप यहां निकलती है। अच्छा, वो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बर्तन में पानी की तरह आराम से निकल रहा, ऐसा नहीं है। धरती तो बंद है ना, नीचे जो है वो है। तो इस प्रक्रिया में होता यह है कि धरातल के ऊपरी हिस्से में जो परत कमजोर होती है वहां पे इस धरातल के आंतरिक भाग से दबाव पड़ता है, और लगातार दबाव पड़ने के चलते वो परत क्या होती है, फट जाती है, टूट जाती है, और उसके अंदर से गैस निकलने लगती है, और यही गैस जो है भूतापीय ऊर्जा का कारण बनती है। अब चूंकि ये गर्म गैस है, तो इस गर्म गैस का उपयोग जो है बहुत सारे ऊर्जा संसाधन में किया जा सकता है।
भाई गर्म गैस है तो गर्म से किसी चीज को भी गर्म किया जा सकता है, इसका उपयोग किसी ऊर्जा संसाधन को बनाने में किया जा सकता है, इसलिए इसे भूतापीय ऊर्जा का नाम दिया गया है। समझ गए? अब ये भूतापीय ऊर्जा कहां है? ये भूतापीय ऊर्जा जो है पर्वतीय हिस्सों में है भारत के, खास तौर से हिमालय के उत्तराखंड वाले हिस्से में, लद्दाख वाले हिस्से में, यहां पे भूतापीय ऊर्जा संसाधन का प्रयोग करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अब यहां आप ध्यान देंगे भूमंडलीकरण। अब ये भूमंडलीकरण क्या है? हमने क्लास में इस संबंध में आपको बताया है एक बार कि भूमंडलीकरण क्या होता है और इसके क्या मायने हैं। देखिए, भूमंडलीकरण का मतलब यह होता है, जैसा हमने इस एरो के माध्यम से समझाया है, संपूर्ण विश्व, जो संपूर्ण विश्व का क्षेत्र है, जो संपूर्ण विश्व का क्षेत्र है, क्षेत्र का मतलब क्या? जैसे भारत देश, अमेरिका देश, जापान, रूस, जर्मनी, जापान, फलाने ढकाने दुनिया भर का देश है। अब इन सारे देशों के साथ हमारा यानी भारत का और दुनिया के अन्य देशों का अगर जो व्यापारिक संबंध है और सारे देश एक दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहे हैं, भारत की कंपनियां अमेरिका में जाके फैक्ट्री लगा रही हैं और अमेरिका की कंपनियां भारत में आके फैक्ट्री लगा रही हैं, यहां पे उत्पादन कर रही हैं, यहां पे अपने उत्पाद को बेच रही हैं, और भारतीय कंपनियां अमेरिका में जाके उत्पाद को फैक्ट्रियां लगा रही हैं और वहां अपने उत्पाद को बेच रही हैं, वहां से पूरे दुनिया को बेच रही हैं। ये सारी प्रक्रिया भूमंडलीकरण कहलाती है। अच्छा, ये प्रक्रिया सिर्फ व्यापार तक ही नहीं, और भी बहुत सारे संसाधनों तक विस्तृत है, यानी फैली है। अब उसमें क्या होता है, एक तो हो गया हम वस्तुओं को मंगाते हैं और भेजते हैं, यानी आयात और निर्यात। दूसरा, निवेश करना, हमारी कंपनियां जाके अमेरिका में या दुनिया के किसी देश में जाके अगर अपना पैसा लगा रही है तो वो निवेश कहलाता है। ठीक, वहां की कोई कंपनी हमारे यहां आके अगर जो पैसा लगा रही है तो वो भी निवेश कहलाता है। उसके बाद क्या है, सूचना और प्रौद्योगिकी। आज का समझ रहे हैं इंटरनेट का युग है, हर व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अब हर व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से अगर जो जुड़ा हुआ है तो आप देखेंगे हमें सूचनाओं के आदान प्रदान में कोई दिक्कत नहीं है। हम यहीं बैठे बैठे अमेरिका में मैसेज भेज सकते हैं और यहीं बैठे बैठे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अपना मैसेज, संदेश कुछ भी भेज सकते हैं। अब इस प्रक्रिया के तहत जो भी ये सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं, जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, इन उपग्रहों के माध्यम से दुनिया को भूमंडलीकरण करने में आज के समय में सबसे ज्यादा सहायता मिली है। दूसरी चीज, भूमंडलीकरण को हम समझ लिए किस माध्यम से? व्यापार के माध्यम से, निवेश के माध्यम से और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरी दुनिया का जुड़े रहना, यही भूमंडलीकरण है। एक लाइन में हो गया। अब आते हैं उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब यह होता है कि जैसे भारत देश हुआ, अब भारत देश में 1991 से पहले हमारे देश की जो आर्थिक नीति थी वो ये थी कि हम अपने यहां विदेशी कंपनियों को कारोबार करने नहीं देंगे, क्योंकि हमको एक डर था। आजादी से पहले हमारे यहां एक कंपनी आई जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के नाम पे तो आई, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। अब इसी डर के चलते और इसी धारणा के चलते कि प्राइवेट कंपनियां, विदेशी कंपनियां जो हैं वो खराब हैं, हमने कभी इन कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए और पैसा लगाने के लिए और बिजनेस करने के लिए मौका ही नहीं दिया, और अपने आर्थिक तंत्र को इतना कड़ा बना दिया था कि कोई भी बाहर की कंपनी भारत में आके पैसा ही नहीं लगा पाती थी, कोई काम ही नहीं कर पाती थी। ठीक, अब ऐसे में क्या है, अब सोचो हमने क्या किया, 1991 के बाद से अपनी नीति को परिवर्तित कर दिया। हमने उसको नाम दे दिया उदारीकरण। अब उदारीकरण हमने नाम दिया तो किया क्या कि उदारीकरण हो गया। हमने उस प्रकार की सारी नीतियों को हटा दिया जिससे कोई देश हमारे यहां कारोबार करने में हिचकता था या उसको मुश्किलें आती थी। हम उन सारी आर्थिक पाबंदियों और उस सारी सख्तियों को हटा के पूरे दुनिया को अपने यहां कारोबार करने के लिए, अपने यहां निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित इस प्रकार करते हैं, हम अपने यहां उनको कारोबार करने के लिए, अपने और व्यापार करने के लिए जो हमारे देश की आर्थिक नियम और शर्तें थी उनमें ढील प्रदान की। इसी व्यवस्था को उदारीकरण कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं वैश्वीकरण। अब देखो, वैश्वीकरण का मतलब यह होता है
कि जैसे मान लो गोरखपुर का टेराकोटा है ना, मिट्टी की बनी हुई जो कलाकृतियां होती हैं उसे टेराकोटा कहा जाता है। और तुम्हारे जिले का जो गोरखपुर जिले का जो टेराकोटा है वो विश्व प्रसिद्ध है। टेराकोटा, जो गोरखपुर का टेराकोटा है वो विश्व प्रसिद्ध है। अच्छा, विश्व प्रसिद्ध क्यों है? जब हमने इस चीज को पूरी दुनिया में फैलाया और इसके व्यापार को पूरे दुनिया में विस्तृत किया, तो जब हमने इसके व्यापार और इसकी प्रसिद्धि और इसके प्रचार को पूरी दुनिया में फैलाया और बेचा, तो ये क्या है? यही क्रिया वैश्वीकरण है। जब हम अपने क्षेत्र से विश्व को कोई चीज प्रदान करते हैं या विश्व को कोई चीज संदेश देते हैं, तो ये प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। अच्छा, ये हमारे यहां का कोई उत्पाद जब वैश्विक स्तर पे प्रसिद्ध होता है तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश जो है, अब उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है वो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब जो चमड़े की बनी हुई वस्तुएं वो इतनी बढ़िया हैं कि पूरे दुनिया में इसकी ख्याति है। और उत्तर प्रदेश का जो हरदोई जिला है ये अपनी कालीन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो ये क्या है? पूरी दुनिया में जो प्रसिद्ध होना, यही वैश्वीकरण है। लोकल या क्षेत्रीय स्तर पे जो उत्पाद या वस्तुएं बनाई जाती हैं, इनका पूरी दुनिया में बेचना, कारोबार करना और उन वस्तुओं का पूरी दुनिया में मांग होना, यही वैश्वीकरण है। अब जैसे हमारे यहां की ये सारी स्थिति है, ऐसे ही पूरी दुनिया की वस्तुओं और स्थितियों का हमारे देश में भी प्रसार और उनको पसंद किया जाता है। तो ये चीज क्या है? ये वैश्वीकरण है। ठीक, यानी लोकल से ग्लोबल हो जाना। वैश्वीकरण का मतलब हो गया लोकल से ग्लोबल हो जाना, यानी क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर पे प्रसिद्धि प्राप्त करना, या आपके सामान की क्षेत्रीय स्तर से वैश्विक स्तर पे मांग हो जाना, यही वैश्वीकरण है। उसके बाद क्या है? अब एक टॉपिक आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बोला जाता है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं? ये अर्थशास्त्र में एक टॉपिक निकल के आया था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब यह होता है कि ऐसी कंपनी या ऐसी कारोबार करने वाली व्यापारिक संस्था जो एक या एक से अधिक देशों में अपना कारोबार करे। जैसे अब भारत में टाटा कंपनी है, ट्रक बनाने वाली टाटा कंपनी भारत में है। टाटा क्या करती है? ट्रक बनाती है। और टाटा के ट्रक जो हैं वो भारत में ही ना बिक के पूरी दुनिया में बिकते हैं। पूरी दुनिया में जो टाटा कंपनी के ट्रक हैं वो पूरी दुनिया में बिकते हैं। ठीक, यानी उसका कारोबार भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है। तो ये क्या है? ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। एक राष्ट्र नहीं, बहुराष्ट्रीय। बहुत से राष्ट्रों के साथ जो है, बहुत से राष्ट्रों में व्यापार और उद्योग करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जैसे टाटा क्या है? टाटा की टीसीएस एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब इस कंपनी का कारोबार क्या है? ये पूरी दुनिया में है। ये पूरी दुनिया में इस कंपनी का कारोबार है। तो ये क्या हुई? भारत में होता तो राष्ट्रीय कंपनी होती, लेकिन सिर्फ एक राष्ट्रीय कंपनी होती, लेकिन इसका कारोबार पूरे दुनिया में है, इसलिए इसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो जिन कंपनियों का कारोबार एक या एक से अधिक राष्ट्रों में होता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिसे हमने अपने माध्यम से पूरी तरीके से सही ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आएगा या आपके पास कोई और टॉपिक होगा या कोई और महत्वपूर्ण प्रश्न होगा तो आप उसे कमेंट के माध्यम से हमें पूछेंगे। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।